लोग अब सवाल कर रहे हैं कि भाई मिल्कीपुर का क्या चुनाव होना है कि नहीं होना। तो मेरे जहन में पहला यही बात आई कि बीजेपी मिल्कीपुर के चुनाव से डर गई। चुनाव आयोग ने बड़ा स्मार्टली सोचा कि अरे समाजवादी लोग हैं, क्या बोलेंगे, कह देंगे पिटीशन पड़ी और सब दबाव में आ जाएंगे। आप जरूर इशारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं खुल के बात करता हूं। आप लोग ये हों या फिर विपक्षी दल हों, वो ये आरोप लगाते हैं कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करता है। संवैधानिक संस्था है देश की, स्वतंत्र संस्था है देश की। बीजेपी के इशारे पे ही चुनाव आयोग चलता है। इसमें किसी तरीके का कोई संशय जैसी चीज नहीं। जो डर गया समझो मर गया। मनोज जी, कितनी बार अखिलेश जी बड़ा दिल दिखाएंगे। कमलनाथ कहते हैं अखिलेश व अखिलेश, दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं उनका कुछ यहाँ पर जनाधार नहीं है इसलिए हम सीट नहीं देंगे। अजय राय का बयान आप भूल गए बताना कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में अजय राय ने क्या बोला था। तो एक बार क्लियर तो कीजिए। और कितने दिन और ये सब बयान सुनते रहेंगे, खून का घुट पीते रहेंगे। अब सुनने में आ रहा है कि महाराष्ट्र में कहेंगे अखिलेश जी की एक हाथ लो दूसरे हाथ दो, ऐसे टाइप कुछ डील होगी। और 10 सीटों पर जो चुनाव है उसमें फिर कांग्रेस पार्टी को सीटें दी जाएंगी। तो चल क्या रहा है ये, सवाल तो उठेंगे देखिए, ना। कांग्रेस को सीखने के लिए बहुत कुछ है। नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, आज इलेक्शन कमीशन ने उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान किया। 10 सीटों पर उपचुनाव होने थे, लेकिन बड़ी खबर यह निकल कर आई कि इसमें से एक सीट है मिल्कीपुर सीट, जिसका नाम नहीं लिया गया, जिसको लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। और वहां पर यानी कि चुनाव नहीं होना है ऐसा कहा गया चुनाव आयोग की तरफ से। और तर्क यह दिया गया कि यहां पर एक पिटीशन दायर की गई थी, एक केस चल रहा था। अवधेश प्रसाद जो कि वहां से विधायक थे, 2022 में जीते थे, जो कि अब सांसद बन चुके हैं, वो उसकी वजह से यहां पर इलेक्शन नहीं हो रहा है। और ये यहां पर गोरखनाथ बाबा हैं जो कि पूर्व विधायक हैं और हार गए थे अवधेश प्रसाद से, उन्होंने ये पिटीशन दायर की थी। इसी को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब दोस्तों, इसमें अपडेट ये आ गई है कि उनके जो वकील हैं, गोरखनाथ बाबा के वकील हैं, उनका आधिकारिक बयान आ गया है, वीडियो सामने आ गया है कि वो अपनी पिटीशन वापस ले रहे हैं। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। अब चुनाव होगा या फिर नहीं होगा, पिटीशन वापस ली जाएगी या फिर कब ली जाएगी, चुनाव आयोग क्या फिर से किसी तरह का कोई यहां पर अपनी प्रेस विज्ञप्ति जारी करेगा। ये तमाम सवाल है। मनोज यादव जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। मनोज जी, आखिर ये चल क्या रहा है। लोग अब सवाल कर रहे हैं कि भाई मिल्कीपुर का क्या चुनाव होना है कि नहीं होना। हालांकि इलेक्शन कमीशन की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो राजीव कुमार जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने ये कहा कि मिल्कीपुर इज ऑल्सो अंडर इलेक्शन, लेकिन वहां पर पिटीशन दायर की गई है और अब ये कहा जा रहा है कि वो पिटीशन वापस हो रही है। तो ये चल क्या रहा है। निश्चय ही जो चीजें सामने आई है वो बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं ये महसूस करता हूं कि बीजेपी बहाना किस तरह मारती है। अगर मुख्यमंत्री जी वहां के प्रभारी हैं योगी आदित्यनाथ जी, और उसके बावजूद भी इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। पिटीशन पड़ी थी तो चुनाव तो वो खत्म हो गया। जिस बात के लिए पिटीशन डाली गई थी वो चुनाव तो इस्तीफा देने के बाद अपने आप वो खत्म हो गया था। और वो पिटीशन भी स्वतः खत्म हो जानी चाहिए। जब वहां का जिस प्रत्याशी के खिलाफ आपने, जिसकी सदस्यता के खिलाफ आपने याचिका डाली थी, उसकी सदस्यता ही उसने इस्तीफा दे दिया, तो फिर तो कुछ बनता ही नहीं है। लेकिन इस तरह बात की जाए तो बहुत सारे मामले हैं। चाहे वो सीसामऊ कानपुर की विधानसभा है, हमारे वहां पे भी हमारे विधायक अभी जिस तरीके से उन पे मुकदमा चल रहा था, तो वहां भी पिटीशन पड़ी है भाई। वहां भी याचिकाएं पड़ी तमाम सारी, तो आप सीसामऊ का क्यों करा रहे हैं। पूर्व में लोकसभा का चुनाव हुआ था 2019 में, तो हमारे नेता थे आदरणीय धर्मेंद्र जी, उन्होंने याचिका डाली थी बदायूं में। तो क्या किया आपने, चुनाव करा दिया, उससे पहले उस याचिका के बारे में कुछ सुना ही नहीं गया। तो ये बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं। लेकिन लबोलुआब ये निकल के आता है अनुज जी, जो मैं महसूस करता हूँ वो ये है कि बीजेपी डर गई मिल्कीपुर से। बीजेपी उसको होल्ड करना चाहती थी, और वो चाहती थी कि किसी तरीके से इस चुनाव को होल्ड करके आगे ले जाया जाए। उसको सिर्फ एक सिंगल सीट पे चुनाव उत्तर प्रदेश में हो, जिससे वो और बेहतर तरीके से शासन प्रशासन सबका इस्तेमाल कर सके। क्योंकि 10 सीटों पे चुनाव होने का मतलब मोटा माटी थोड़ा सा सेमीफाइनल टाइप का ही उसको माना जाता है। क्योंकि अमूमन किसी स्टेट में 10 सीटों पे चुनाव होता नहीं है। तो चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सभी को बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। तो बीजेपी शायद ये डर गई मिल्कीपुर की जो
ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है, वो रिपोर्ट बीजेपी के पक्ष में नहीं है। बहुत सारे वीडियोस वायरल हैं, वो चाहे ब्राह्मण कम्युनिटी हो, चाहे क्षत्रिय कम्युनिटी हो, चाहे बनिया वर्ग हो, चाहे और भी SC ST हो, OBCs हो, अल्पसंख्यक हो, सबका झुकाव समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की तरफ है। इस वजह से बीजेपी को इस तरह का स्टंट खेलना पड़ा। लेकिन मेरे ख्याल से कुछ ही मिनटों में, मैं घंटा भी नहीं कह सकता हूं कि 1 घंटा लगा, कुछ ही मिनटों में पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे ट्रोल हो गई बीजेपी, और बहुत बड़े बड़े रिएक्शन आ गए, लोगों ने ट्रोलिंग शुरू कर दी, लोगों ने उसको वायरल कर दिया कि बीजेपी डर गई। तो निश्चित तौर पे इसीलिए आपने वकील का बयान भी सुन लिया, उनका भी वीडियो इसीलिए आ गया। और मेरे ख्याल से ये चुनाव इसी के साथ में होने निश्चित होंगे, और चुनाव आयोग कल ही मेरे ख्याल से इस पे कोई ना कोई फैसला लेगा, ऐसा मैं महसूस करता हूं। और चुनाव निश्चित ही होना चाहिए साथ में, क्योंकि मिल्कीपुर की जनता दोबारा बीजेपी को हराना चाहती है, ये मुझे समझ में आया जी। अच्छा मनोज जी, आपने कहा कि भाई यहाँ पर जो विधायक जिनके खिलाफ पिटिशन थी उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया, तो किसी तरह का कोई केस बनता नहीं है। तो ये बात क्या इलेक्शन कमीशन नहीं समझ पा रहा था क्या? इलेक्शन कमीशन को तो इतना समझ में आ गया होगा ना कि भाई वो तो विधायक रहे नहीं, उनके खिलाफ पिटिशन। तो इतना सब कुछ ये पॉलिटिकल ड्रामा कह लें या फिर किसी तरह की कोई मिस्टेक कह लें, मिसअंडरस्टैंडिंग कह लें, ये सब क्यों हुआ फिर? देखिए, एक कहावत है कि जब समय खराब हो तो घोड़े और ऊंट पे भी बैठे हो तो कुत्ता काट लेता है। वही स्थिति हो गई चुनाव आयोग के साथ। चुनाव आयोग ने बड़ा स्मार्टली सोचा कि अरे समाजवादी लोग हैं, क्या बोलेंगे, कह देंगे, पिटीशन पड़ी और सब दबाव में आ जाएंगे। हुआ जस्ट उल्टा, ट्रोलिंग शुरू हो गई, चुनाव आयोग को ट्रोलिंग शुरू हो गई, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को ट्रोलिंग हो गई, योगी आदित्यनाथ ट्रोल हो गए, और बहुत सारे लोग ट्रोल हो गए जो अपने आप को बड़ा डबल इंजन की सरकार, ये वो सब कुछ इस तरह की चीजें लगातार कहते फिरते रहे हैं। तो वो सारी चीजें सुनने के बाद चुनाव आयोग को, मौजूदा सत्ता को, सबको ये लगा कि ये चुनाव ना करा के ही दिक्कत हो जाए। मुझे कम से कम 10 बयान तो मुझे देने पड़ गए, और मैंने एक बड़ी मशहूर बात कह दी, तो मेरे ख्याल से वो भी चला होगा। मैंने कहा कि एक पिक्चर आई थी शोले, जिस पिक्चर में एक बड़ा फेमस डायलॉग था, जो डर गया समझो मर गया। तो बीजेपी मिल्कीपुर में डर गई, इसलिए हम उसको हारा हुआ मानते हैं, और वही मेरे ख्याल से हारी हुई बाजी उसके हाथ लग रही थी। शायद इसी वजह से इस तरह के दोबारा से बयान आए हैं। चुनाव आयोग को मैं चुनाव आयोग नहीं समझता हूँ, मैं उसको पिट्ठू समझता हूँ। इसका ये अब आप लोग अंडरस्टूड हैं, किसके इशारे पे चुनाव आयोग काम करते हैं। राजीव कुमार जी जो चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, वो भारतीय राजनीति में चुनाव आयोग के सबसे डब्बू चुनाव आयुक्त के रूप में, मुख्य चुनाव आयुक्त रूप में उनका इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज हो गया है। उन्होंने कोई ऐसा डिसीजन अब तक नहीं लिया जिससे ये कहा जाए कि नहीं, जो एक ऐसी ऑटोनोमियस बॉडी है जो अपने आप डिसीजन लेती है, किसी का कोई दबाव नहीं मानती है, लेकिन उन्होंने उस चुनाव आयोग को पंगु बना दिया, लुंज बना दिया, पता नहीं क्या क्या शब्द कहे जा सकते हैं। लेकिन शायद जब कभी आगे कोई बेहतर चुनाव आयुक्त आएगा तो ये बात जरूर कही जाएगी कि भारत में सबसे कमजोर चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और सबसे मजबूत चुनाव आयोग जो हमारे TN सेशन साहब थे वो थे। तो ये कंपैरिजन जरूर होगा। आप जरूर इशारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं खुल के बात करता हूं। आप लोग ये हों या फिर विपक्षी दल हो, वो ये आरोप लगाते हैं कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करता है। संवैधानिक संस्था है देश की, स्वतंत्र संस्था है देश की, उसके ऊपर आप लोग इतना बड़ा आरोप लगाते हैं। तो क्या ये मिल्कीपुर चुनाव ना कराना क्या बीजेपी के इशारे पर कराया गया? सीधा सवाल है मनोज जी। बीजेपी के इशारे पे ही चुनाव आयोग चलता है, इसमें किसी तरीके का कोई संशय जैसी चीज नहीं है। हम कहें ना कहें अंडरस्टूड है, बच्चे बच्चे को पता है, क्योंकि चुनाव आयोग ने विपक्ष की अब तक कोई बात नहीं मानी। जायज हो सकता है कोई मांग ऐसी रही हो जो चुनाव आयोग को लगता है कि वो मांग मांगने लायक नहीं थी, नहीं मानने लायक थी, वो बात से तो सहमति जता सकते हैं। लेकिन जो रियलिटी फैक्ट ये है कि पूरी तरीके से जो मुद्दों पे स्टैंड लेना चाहिए, सपोज मैं एक उदाहरण देता हूं, समाजवादी पार्टी का एलिगेशन था चुनाव आयोग पे कि समाजवादी पार्टी 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में एक बड़ी तादाद में एक वर्ग, एक धर्म के लोगों का और एक विशेष जाति के लोगों का, जिस जात से मैं भी आता हूं, उनके वोट काटे गए।
जब हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रपति जी ने आरोप लगाया तो चुनाव आयोग ने हमें नोटिस भेज दिया। नोटिस का मतलब समझते हैं, ये एक बड़ी प्रक्रिया है। समाजवादी पार्टी ने 18,000 एफिडेविट के साथ डेटा भेजा कि 18,000 ये लोग हैं जिनका वोट काटा गया है। और बहुत सारे लोग, क्योंकि अवेयरनेस कम है, बहुत लोग वोट की सहभागिता नहीं करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं 60-70% हाईएस्ट वोट पोलिंग जाता है, यानी 30% जी। लोग ऐसे हैं जो फिर भी मतदाता के रूप में अपनी प्रतिभागिता नहीं कर पाते हैं चुनाव में। तो उस नंबर को, और बहुत सारा चूंकि एफिडेविट से करना था तो वो बहुत नंबर थे, उन लाखों में वो संख्या थी। और बीजेपी के इशारे पे आज तक चुनाव आयोग ने हमारे उस एफिडेविट भरे जवाब का कोई उत्तर नहीं दिया। नोटिस तो उन्होंने ही पहले दी थी ना, जब हमने आरोप लगाया कि एक धर्म के और एक जात के लोगों का वोट काटा गया। तो ये चुनाव आयोग इशारे पे नहीं, गुलामियत की तरह काम करता है। अब आप ये कहेंगे कि फिर आप कैसे चुनाव जीत जाते हैं। साहब देखिए, प्रक्रिया है, प्रक्रिया में तो हम भी पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। मजबूरी का नाम है कि भाई अब सरकार बदलना नहीं चाहती, कोई नया सिस्टम डेवलप नहीं करना चाहती, जो विपक्ष की मांग है उसको करना नहीं चाहती, तो फिर जो सिस्टम है उसी को अवेयर करेंगे, उसी पे निगाह रखेंगे, उसी को हम कोशिश करेंगे कि कैसे सुचितापूर्ण तरीके से चुनाव हो जाए तो हम जीत लेंगे, ऐसा प्रयास रहता है। क्योंकि इस सरकार से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि ये सरकार आपकी आवाज में आवाज बनेगी, या देश के जो बड़ी आबादी का कोई मुद्दा होगा उसमें आवाज बनेगी। मौजूदा सत्ता के लिए जो सरकार बैठी है वो सिर्फ सत्ता की आवाज बनना चाहती है, उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़ेगा। जी। अच्छा मनोज जी, जब ये खबर निकल कर आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद जब हम लोग ने प्रेस रिलीज देखी तो उसमें मिल्कीपुर का नाम नहीं था। हम लोग को बड़ा बड़ा अचंभित हुए हम लोग। आप लोग भी थोड़ा शॉक्ड हुए होंगे। आप लोग को भी क्या पहले से कोई खबर थी क्या? किसी के पास कोई खबर नहीं थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है? अनुज जी, मुझे बड़ा शॉक्ड लगा था, और मैंने जैसे हाँ। ही ये खबर सुनी वैसे ही मेरे जहन में आया कि जो डर गया समझो मर गया। तो मेरे जहन में पहला यही बात आई कि बीजेपी मिल्कीपुर के चुनाव से डर गई। डर उनका वाजिब है, जायज है। कारण पूरी दुनिया में डंका बजाया था अयोध्या का। समाजवादी पार्टी ने अकेले पूरे देश में ये नैरेटिव सेट कर दिया कि बीजेपी को हराया जा सकता है। कहां पर? अयोध्या में भी हराया जा सकता है, जहां की कस्में खाई थी, जहां के बहुत सारे उदाहरण दिए गए थे, हजारों करोड़ रुपए जहां खर्च किया गया था, वहां समाजवादी पार्टी ने अपने एक रणनीतिक तरीके से, मैं इसको ये नहीं समझता हूं कि कोई ये समझ ले कि एक्सीडेंटल हमारी विक्ट्री थी। नो 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 नो, ये हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से रणनीति बना के बीजेपी को चुनाव हराया था, क्योंकि हमने जनरल सीट पे एससी कैंडिडेट को उतारा था। और ये एक बड़ा एक्सपेरिमेंट था, बड़ा एक निर्णय था, और वो निर्णय समाजवादी पार्टी के पक्ष में आया। इसलिए हमारी रणनीति के आगे वो हारे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि एक हार हारने के बाद पूरी दुनिया में बीजेपी धता बताई गई। बीजेपी को लोगों ने कहा कि बीजेपी को हराया जा सकता है। बड़ी भद्द हुई, अपनी लैंग्वेज में कह लिया जाए, जो उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि बड़ा बेइज्जती भी हुई बीजेपी की कि अयोध्या कैसे हार गए। कुछ लोग तो कोमा में चले गए। कोमा से मेरा अभिप्राय किसी का हॉस्पिटल वाला कोमा नहीं, पॉलिटिकल कोमा एक होता है, जो आदमी मतलब बेसुध हो जाता है, अरे यार हम हार कैसे गए। उसको सपने में आता है हम हार कैसे गए, सपने में रोज आता है, ख्वाबों में, ख्यालों में रोज आता है, चलने में रोज आता है, जगने उठने बैठने टहलने में याद आता है हम अयोध्या कैसे हार गए, हम अयोध्या कैसे हार गए। तो वो दूसरी हार भी लगातार मिल जाएगी। मेरे ख्याल से बीजेपी के रणनीतिकारों ने ये सोचा था कि इसको चुनाव को टाला जा सकता है, फिर आगे हो सकता है चुनाव दिल्ली के साथ जो होने, दिल्ली और बिहार का चुनाव उसमें कराने की बात होती, या कुछ बीजेपी का एक नैरेटिव थोड़ा सा अपने हिसाब से सेट हो जाता। वो सारी चीजें अनुज जी नहीं हो पाई, इसीलिए बीजेपी इस तरह का षड्यंत्र करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हम आपको वादा देते हैं, आपके दर्शकों को वादा देते हैं, हराएंगे तो जरूर, और बुरी तरीके से मिल्कीपुर हराएंगे। चुनाव चाहे कल हो, परसों हो, या महीने भर बाद हो। अच्छा मनोज जी, अखिलेश यादव जी का भी ट्वीट आ गया है, शायद आप नहीं देख पाए होंगे। अभी कुछ मिनट पहले ही आया है। उन्होंने लिखा है कि जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। आप कह रहे हैं कि जो डर गया वो समझो मर गया।
वो कह रहे हैं कि जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। तो कुछ बातचीत हो रखी है क्या आप लोगों की, या फिर निर्देश आ गया है अखिलेश जी की तरफ से सारे प्रवक्ताओं को कि इसी लाइन पे चलना है? नहीं, देखिए एक बात बता दूं, मैंने सबसे हाँ। पहले ये बयान दिया था। अमानी हम्म। जी शायद जम्मू कश्मीर में थे, उस वक्त जम्मू कश्मीर में थे वो। तो ये हम्म। सबसे पहले मैंने बयान दिया। देखिए, जो मेरे माइंड में बात आई वही हम्म। समाजवादियों के दिमाग में बात आई, हमारे हर कार्यकर्ता के जहन में बात आई कि बीजेपी डर हम्म। गई। मैंने एक हम्म। फिल्मी डायलॉग का उसमें समावेश कर दिया और हमारे नेता ने, आदरणीय राजचंद्र जी ने एक बेहतरीन तरीके की लाइन बना दी। हम्म। तो ये हम्म। जंग है, ये लड़ाई है और हम्म। निश्चित तौर पे समाजवादियों का एक अपना संकल्प है। और हम्म। राजचंद्र जी से एक सवाल पूछा गया था किसी चैनल पे कि आपके शौक क्या हैं? तो क्या हम्म। जवाब था? आपको शायद नहीं याद होगा, मैं बता रहा हम्म। हूँ। उनका जवाब था, मेरा शौक है बीजेपी को हराने का। जब हम्म। समाजवादी पार्टी का नेतृत्व शौक ही ये पाल लिए हैं कि हम बीजेपी को हम्म। हराना चाहते हैं, हमारा यही शौक हम्म। है, तो निश्चित तौर पे हम्म। हर समाजवादी पूरी एकजुटता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ हम इस पूरे उपचुनाव को, महाराष्ट्र के चुनाव को, झारखंड के हम्म। चुनाव को और इंडिया अलायंस का जहां जहां हम्म। सपोर्ट हमको करना है वहां पे हम्म। सपोर्ट करके, जहां चुनाव लड़ना है वहां चुनाव लड़के समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन मिलके एनडीए को हराएगा, बीजेपी को हराएगा, नरेंद्र मोदी को हराएगा, अमित शाह को हराएगा, योगी आदित्यनाथ को हराएगा, जनता के सहयोग से। कोई बेईमानी नहीं, हम्म। कोई इस तरह का चुनावी प्रक्रिया नहीं जिसपे सवालिया निशान खड़ा किया जा सके। जी अनुज जी। अच्छा मनोज जी, मैं अगला सवाल वही करने वाला था। महाराष्ट्र, क्योंकि मिल्कीपुर पे काफी बात हो गई है और बहुत सारी चीजें क्लियर भी हो गई हैं, और अब जहां तक ये लग रहा है कि चुनाव हो जाएगा क्योंकि अब सब कुछ साफ है। लेकिन मनोज जी, महाराष्ट्र में कैसे करेंगे? दो विधायक हैं, अगर मेरी जानकारी सही है तो समाजवादी पार्टी के दो विधायक वहां पर हैं। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे? राहुल गांधी से बात होगी नहीं होगी? हरियाणा में तो उन्होंने आपको साथ लिया नहीं, हालांकि अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया और कहा कि त्याग की भावना हम रखते हैं। तो बहुत सारी बात कही उन्होंने, बात जीत की है, बात सीट की नहीं है। लेकिन अब महाराष्ट्र आ गया है, और महाराष्ट्र में 18 और 19 तारीख को, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो अखिलेश यादव जा भी रहे हैं। तो किस तरह की तैयारी है? देखिए, महाराष्ट्र को लेकर समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है। हमारी मांग भी लगभग 12 सीटों से ज्यादा की है और हाँ। हम उम्मीद करते हैं कि हमें अच्छी सीटें मिलेंगी। इंडिया गठबंधन महाविकास अघाड़ी के थ्रू जो वहां चुनाव होना है, वहां का भी एक नाम है। मतलब इंडिया गठबंधन जी। तो है ही है पूरे देश में, बिल्कुल। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी है जो लगातार हम्म। वहां पे गठबंधन में बनी हुई है। समाजवादी भी उसका एक पार्ट है। हमारे दो हम्म। विधायक हैं। हम उम्मीद करते हैं कि और भी नंबर हमारे बढ़ेंगे। बहुत सारी सीटें अनुज जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई सारी ऐसी सीटें रही हैं महाराष्ट्र में जहां हम रनर के रूप में नंबर 2 पोजीशन समाजवादी पार्टी की रही है। तब जब हम हम्म। अकेले लड़े थे, किसी भी हम्म। गठबंधन के साथ नहीं लड़े थे। तो अगर हम हम्म। गठबंधन के साथ लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस महाविकास अघाड़ी के साथ अगर वहां चुनाव लड़ेगी तो निश्चय ही हमारे नंबर बढ़ने वाले हैं। हमारा लक्ष्य हम्म। है, आदरणीय राजचंद्र जी ने कार्यकर्ताओं से, देश से वादा किया है कि समाजवादी पार्टी आज भले ही लोकसभा के सीटों के लिहाज से नंबर 3 पे है, लेकिन हमारी इच्छा है कि हम देश के राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थापित हों। पूरे देश से आवाज उठ रही है कि बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है, बीजेपी को कोई अगर चारों खाने चित कर सकता है, तो वो समाजवादी लीडर आदरणीय अखिलेश यादव जी कर सकते हैं। तो देश की मांग है, देश में राष्ट्रीय जी का हर जगह पे चेहरा लोग देखना चाहते हैं, उनकी नीतियों की प्रशंसा करते हैं, उनके विकास कार्यों की लोग एज ए एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि दुनिया का सबसे बेहतरीन एक्सप्रेस वे बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, कम टाइम में हम्म। बनाने का काम किया, मेट्रो बहुत हम्म। शॉर्ट टाइम में कंप्लीट करके चलाने का काम किया और 19 लाख से ज्यादा लैपटॉप बांटने का काम किया, जो किसी भी दुनिया के किसी भी देश में 19 लाख हम्म। लैपटॉप, चाहे जितना विकसित देश रहा हो, किसी सरकार के द्वारा नहीं दिए गए। तो ये बड़ा नंबर, बड़ा विजन, बड़े सोच के लीडर हैं। तो हम चाहते हैं कि चाहे वो महाराष्ट्र हो, झारखंड को लेके अभी पोजिशनिंग समाजवादी पार्टी आदरणीय हमारे नेता की अभी तक कोई बहुत स्पष्ट रूप से नहीं आ पाई है, क्योंकि वहां पे भी कई सारे दल हैं, कांग्रेस है और हम्म। झारखंड मुक्ति मोर्चा है
और वहां पे आरजेडी है, बहुत सारे दल हैं वहां पे भी, लेकिन वो सब समय आने पे बात होगी। लेकिन शायद मेरे ख्याल से आज राष्ट्रीय नेतृत्व से झारखंड के और महाराष्ट्र के लोगों ने मुलाकात की है और बहुत सारी चीजें 1-2 दिन में सॉर्ट आउट हो जाएंगी। हम अच्छे हरियाणा नंबर लड़ना के चाहिए साथ था महाराष्ट्र मनोज में जी। चुनाव लड़ेंगे। जी हरियाणा हरियाणा लड़ना चाहिए था। नहीं, निश्चित तौर पे हरियाणा में दो चीजें अगर हो जाती तो बीजेपी हार सकती थी, क्योंकि जो जीत का मार्जिन है, वोटों का प्रतिशत है, वो बहुत ज्यादा नहीं था। बहुत समाजवादी पार्टी अगर गठबंधन में चुनाव लड़ती, मैं हम्म, चुनाव के जिस दिन वोटिंग हुई है उसके नेक्स्ट डे मैं गया था। तो जो अच्छा। सवाल आपने कहा और बड़ी आशा और उम्मीद से कहा कि आपको पार्टी को हरियाणा लड़ना चाहिए था, ऐसी ही बातें वहां पे बहुत सारे लोग कहे मुझसे। गुड़गांव तक मैं गया था, गुड़गांव में बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, उन लोगों ने कहा कि अखिलेश जी हैं जो बीजेपी को हरा सकते हैं, उनकी रणनीति बहुत शानदार है, उनका चेहरा जो देश की राजनीति में एक नायाब कोहिनूर जैसा चेहरा है, जिसको जनता देखना पसंद करती। वो नफरत की बात नहीं करते हैं, वो किसी से लड़ने की बात नहीं करते हैं, वो प्यार की बात करते हैं, वो सबको एक साथ एकजुट करके चलने की बात करते हैं। तो वहां के लोगों का ये कहना था, कई लोग समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व तो हमारा बहुत बड़े दिल का है। वो ये चाहता था कि बीजेपी हारे, कांग्रेस चुनाव जीते, क्योंकि कांग्रेस के वहां के लोकल लीडर्स का जो बयान आया था अनुज जी, वो बड़ा ही बेतुका था। वो दीपेंद्र हुड्डा का बयान आपको याद होगा, उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी का यहाँ क्या है, ठीक वैसे ही जैसे कमलनाथ जी ने कहा था अखिलेश अखिलेश कौन। मतलब ये अहंकार, जो कांग्रेस है उसकी जो लोकल लीडरशिप है, जो उनका स्टेट कमेटीज है, उनके लीडर्स हैं, वो लगातार समय समय पे ऐसे बयान देते हैं जिससे लोग नाराज होते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको शेयर करूंगा, आपको पता चल जाएगा। बीजेपी जब चुनाव जीती थी मध्य प्रदेश में, तब उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष थे अरुण यादव जी, और यादवों का एक बड़ा वोट बैंक है, लगभग 1.5 से 2 करोड़ के बीच के आसपास का वोटों की संख्या है मध्य प्रदेश में। अरुण यादव को आगे किया, मेहनत की अरुण यादव जी ने, तो बीजेपी कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिल गया, और 15-16 साल बाद से 17 साल बाद बहुमत मिला उनको, और वो बेहतर सरकार चलाते। लेकिन क्या किया अरुण यादव जी को, क्या बनाया, क्या उप मुख्यमंत्री बनाया, नहीं बनाया। कोई मैसेज दिया, नहीं दिया। हमारा एक विधायक था, हमने भी उस गठबंधन की सरकार में हमने उनको समर्थन दे दिया कि आप ठीक है सरकार बनाइए और आगे बढ़ाइए। सर बहन जी ने भी उनको समर्थन दिया था, कई सारे दलों ने उनको समर्थन दिया कि आप बीजेपी को हराइए। लेकिन क्या किया, कमलनाथ जी को बना दिया और सब बंटाधार करा दिया। और जिस व्यक्ति के नाम का, कास्ट का वोट, क्योंकि भारतीय राजनीति में इस बात को मुझे कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि यहाँ पे जातीय फैक्टर भी बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है चुनावी राजनीति में। लेकिन कांग्रेस को ये बात नहीं समझ में आई, तो क्या हुआ परिणाम, हार, हार के स्वरूप वो बुरी तरीके से हार मिली। पहले तो सरकार गंवाई, इसके बाद फिर हार भी मिली। तो आप किसी बड़े वोट बैंक को ऐसे नहीं छोड़ सकते हो। दो प्रत्याशियों के टिकट दे देने से आप उस कम्युनिटी को नहीं कंट्रोल कर सकते हो, खासकर यादव कम्युनिटी को, क्योंकि डोमिनेटेड कास्ट है, लड़ाकू प्रवृत्ति की कास्ट है, लोगों के साथ अत्याचार होता है, तो उनसे लड़ना यादवों की एक फितरत होती है कि वो नहीं चाहते हैं कि किसी के खिलाफ अन्याय हो। तो वो थोड़ा सा फैक्ट अगर कांग्रेस को समझ में आ जाता तो मध्य प्रदेश भी जीतते और हरियाणा भी जीतते, जो शायद उनको नहीं समझ में आया। उनके बयानों की वजह से एक बड़ा वोट बैंक उनसे शिफ्ट कर गया बीजेपी मनोज को, मनोज जी, और वही हार का हाँ, कारण बना। मनोज जी, कितनी बार अखिलेश जी बड़ा दिल दिखाएंगे। कमलनाथ कहते हैं अखिलेश व अखिलेश, दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं उनका कुछ यहाँ पर जनाधार नहीं है इसलिए हम सीट नहीं देंगे। अजय राय का बयान आप भूल गए बताना कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में अजय राय ने क्या बोला था। तो एक बार क्लियर तो कीजिए, और कितने दिन और ये सब बयान सुनते रहेंगे, खून का घुट पीते रहेंगे। अब सुनने में आ रहा है कि महाराष्ट्र में कहेंगे अखिलेश जी की एक हाथ लो दूसरे हाथ दो, ऐसे टाइप कुछ डील होगी, और 10 सीटों पर जो चुनाव है उसमें फिर कांग्रेस पार्टी को सीटें दी जाएंगी। तो चल क्या रहा है ये, सवाल तो उठेंगे देखिए, ना। कांग्रेस को सीखने के लिए बहुत कुछ है। मैं उनका वेलविशर हूं, मैं राहुल गांधी जी का प्रशंसक हूं, मैं समाजवादी नेता हूं, अपनी पार्टी का जिम्मेदार पद पे हूं, लेकिन फिर भी मैं राहुल गांधी जी का प्रशंसक इसलिए हूं कि राहुल गांधी जी ने एक लंबा राजनीतिक जीवन जिया और उसमें संघर्ष वाला जीवन था।
उन्होंने अपने पिता को खोया, अपनी दादी को खोया और इसके बाद फिर उन्होंने संघर्ष किया, चाहते तो प्राइम मिनिस्टर बन जाते, नहीं बने, संघर्ष करते रहे। वो भारत की तमाम सारी जो आइडियोलॉजीज हैं, जो आम जनमानस से कनेक्ट करती, उनको उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया। और जब उन्होंने एक लंबी यात्रा की, भारत की पद यात्रा की, इस कोने से उस कोने तक, यानी कि समुद्र तल से लेके और ऊंचाई तक। अमूमन आप एक बात देखे होंगे कि ज्यादातर लोग ऊपर से यात्रा करते हैं, कश्मीर से यात्रा शुरू करते हैं और कन्याकुमारी तक जाते हैं, लेकिन उन्होंने जस्ट अपोजिट किया, जस्ट अपोजिट। उन्होंने कन्याकुमारी से यात्रा शुरू की और कश्मीर तक गए, यानी कि उन्होंने चढ़ने की कोशिश की, यानी कि वो भी संघर्ष का प्रतीक है। एक नेता जो बेहतर है, जिसकी आइडिया अच्छे हैं, जिसका अपनी पार्टी के थ्रू जनता को डिलीवर्ड अच्छा है, वो डिलीवर करना चाहते हैं, उन दल में ऐसे नेता बैठे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी को पलीता लगा देते हैं, हरवा देते हैं। वो मैं कहूं, मेरे ख्याल से बड़ी बात होगी अगर मैं कहूं, ये बात उन लोगों को कहनी चाहिए कि हम क्या त्याग की भावना कर सकते हैं। बीजेपी सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 2 बार बहुमत मिल गया, इंडिपेंडेंट उसको बहुमत मिल गया, लेकिन उसने अपने एलाइज को छोड़ा नहीं। पहली बार में भी मिल गया था, दूसरी बार में भी मिल गया, भले ही नंबर कम था, उसने अपने एलाइज को चाहे एक पोर्टफोलियो दिया, चाहे 2 पोर्टफोलियो दिया, उन्होंने दिया उनको। वो ठीक अलग बात बात है। कि वो खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं, लेकिन उनकी राजनीति का सीधे फंडा ये है कि आप सबको जोड़ लो, जोड़ के चुनाव जीत लो, जो आइडियाज हैं उन आइडियाज को जनता के बीच में डिलीवर कर दो, और सत्ता में अगर किसी को प्रतिभागी बनाना पड़े तो उसमें कोई बुराई नहीं। पूरे देश का स्ट्रक्चर यही है। नरेंद्र मोदी फर्स्ट टर्म उनको बहुमत के नजदीक थे, शायद मेरे ख्याल से मिल गया था बहुमत, पहली बार में भी और दूसरी बार में भी बड़ा बहुमत दूसरी बहुमत हर बार में बार मिला, था। हाँ, दोनों ये बार इस में। बार नहीं मिला। अच्छा, अगर वो जो बहुमत मिल गया था और अपने एलाइज को वो किनारे कर देते तो तीसरी बार सत्ता में आ पाते क्या वो? आज एलाइज के ठीक दम है। पे आगे नहीं सत्ता में आ गए, तीसरी बार वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो ये कांग्रेस के लीडर्स को क्यों नहीं समझ में आता? ये बड़ी छोटी सी बात है, मेरे जैसे व्यक्ति को समझ में आता है, आपको समझ में आता है, आपके दर्शकों को समझ में आता है, लेकिन कांग्रेस के तमाम सारे ऐसे स्टेट लीडर हैं जो उनको ये बात समझ में नहीं आती। उससे हमारा कोई नुकसान नहीं, हम तो एक एक क्षेत्र की पार्टी है, एक प्रदेश की पार्टी है। कांग्रेस ओवरऑल इंडिया की पार्टी है। अगर उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार नहीं बनती, उसके अलाइव की सरकार बनती, तो क्या फर्क पड़ता है? कर्नाटक में तो आप क्या हो, ठीक तेलंगाना में बात तो है। आप हो, हिमाचल में तो आप हो, उत्तराखंड में प्रयास करोगे तो आप आओगे, एमपी में आप थे, छत्तीसगढ़ में आप थे, झारखंड में आप एलाइज के साथ हो। तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि हमको एलाइज हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, जब पूरे देश में एलाइज की ही सरकार चल रही है। मोदी ने बड़ी चतुराई के साथ राजनीति की, लेकिन कांग्रेस इस बात को नहीं समझती, इसीलिए खुद भी डूब जाती है और दूसरों को भी डुबा देती है। बिल्कुल मनोज जी, और जिस यात्रा का आप जिक्र कर रहे हैं, और दूसरी बार जब शुरू हुई थी राहुल गांधी की यात्रा, तो मैं मणिपुर में कवर करने के लिए गया था। मणिपुर, असम, नागालैंड, वहां पर कवर किया, और उससे पहले जो पहली यात्रा थी उसको भी कवर किया। हालांकि जो उत्तर प्रदेश से टच करते हुए वो निकले थे, वहां भी कवर किया। मैंने उस वक्त भी ये बात बोली थी कि समर्थन तो यहाँ दिख रहा है, रोड पर लोग तो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं होता कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, वो माहौल बन नहीं पाता है। इसका रास्ता कांग्रेस पार्टी को निकालना पड़ेगा, इसका रास्ता ढूंढना पड़ेगा। खैर मनोज जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए, और दोबारा किसी और मुद्दे पर आपसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया।